मेडिकल साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस में से एक है पैथोलॉजी, जिसे हम रोग विज्ञान भी बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी में होने वाली डिजीजेस यानी बीमारियां और इंजरीज की स्टडी की एक डायग्नोसिस प्रोसेस को पैथोलॉजी बोलते हैं। क्या आप जानते हैं कि 70% मेडिकल डिसीजंस पैथोलॉजी पे ही डिपेंड करते हैं? इस खास फील्ड को कवर करने के लिए विद्या वीरम के आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं सीनियर पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश फाटक सर, जो चोइथराम हॉस्पिटल में एज अ चीफ पैथोलॉजिस्ट हैं और 35 इयर्स से इस फील्ड में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। मैं स्वागत करती हूँ सर का हमारे पॉडकास्ट पे आज के इस स्पेशल इंटरव्यू में। नमस्ते जी। मैं डॉक्टर सतीश फाटक हूँ और चोइथराम हॉस्पिटल में मैं चीफ सर्जिकल पैथोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मेडिकेयर हॉस्पिटल में भी इस पर्टिकुलर विशेषता का मैं विशेषज्ञ हूँ और मुझे यहाँ प्रैक्टिस करते करते करीब 25 साल से ऊपर मेडिकेयर अस्पताल में हुए हैं और करीब 35 साल मुझे चोइथराम अस्पताल में हुए हैं। ओके जी, लॉन्ग टाइम सर। सर, पैथोलॉजिस्ट बैकबोन होते हैं हमारे डायग्नोसिस प्रोसेस की जी, जिसके बिना एक डॉक्टर और एक पेशेंट कुछ भी नहीं कर सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? बात सही है, कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक ये नहीं है कि बिना पैथोलॉजी के डायग्नोसिस नहीं होता, ऐसा नहीं है। अच्छा। लेकिन ज्यादातर बीमारियां आज हम देखते हैं कि उसका बैकबोन जब तक पैथोलॉजी नहीं होती तब तक मालूम नहीं पड़ता। एक साधारण भाषा में यूं कहें कि आज हम जब ये कहते हैं कि किसी को डायबिटीज हुआ है या नहीं है, तो जब तक उसकी खून की जांच नहीं होती, जब तक शक्कर की जांच नहीं होती, तब तक हम ये कहने में असक्षम होते हैं कि इनको डायबिटीज है या नहीं है। ऐसी कई सारी ऐसी बीमारियां होती है जिसमें अब जैसे कैंसर का भी एक डायग्नोसिस जिसको हम कहते हैं कि जब तक शरीर का कोई हिस्सा न निकाला जाए और जब तक उसकी जांच न की जाए तब तक वो कहा नहीं जा सकता कि यह कैंसर है या नहीं है। इसलिए पैथोलॉजी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डायग्नोसिस में, या यूं कहें कि आज के सिस्टम में, मेडिकल सिस्टम में बैकबोन का काम जो है पैथोलॉजी करता है। बिल्कुल, पैथोलॉजी एक फील्ड ही ऐसी है जो बैकबोन है आज हमारे मेडिकल साइंस की। सर, मैं लाइन बाय लाइन बहुत सारी बातें आज आपसे करना चाहूंगी। सबसे बेस लाइन से मैं शुरू करूंगी कि एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट जो एक आम व्यक्ति करवाता है उससे क्या क्या पता चलता है? आज आपने कई पैथोलॉजी लैब से सुना होगा कि पूरे शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं वो ब्लड टेस्ट से हमें मालूम पड़ती है। हाँ। बात सही है, क्योंकि पहले ये था कि कुछ ही बीमारियों का हमें पता पड़ता था, लेकिन आज प्रायः जितनी भी बीमारियां होती है उसके बारे में हमारे को ब्लड से रिलेटेड जितनी भी टेस्ट है उससे हमें मालूम पड़ता है। तो यूं कहें कि एक जनरल टेस्ट जिसको हम बायोकेमिस्ट्री में पूरे बॉडी टेस्ट के रूप से कहते हैं वो आजकल होती है। थायराइड से रिलेटेड है, शुगर से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है, लीवर से रिलेटेड है। ये जितनी भी बीमारियां हैं उनके सबके ब्लड टेस्ट आज के तारीख में अवेलेबल है, वो किए जाते हैं और उसके आधार के ऊपर ही आज हमारे को अलग अलग प्रकार की जितनी भी बीमारियां होती है उसके बारे में पता पड़ता है। सर, इसी के साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल शुगर और बीपी का टेस्ट लोग घर पर ही कर लेते हैं, होम किट्स अवेलेबल है सभी के पास, तो उनका जो रिजल्ट है वो कितना एक्यूरेट होता है बजाय उसके जो एक पैथोलॉजी लैब में हमें पता लगता है? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि प्रायः हम देखते हैं कि आज चूंकि डायबिटीज की मरीज भी बहुत ज्यादा है, ब्लड प्रेशर के मरीज भी काफी बढ़ गए हैं। अब सामान्यता ये होता है कि चूंकि इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, ब्लड जो शुगर है वो घर में ही टेस्ट की जाती है, ब्लड प्रेशर भी घर में टेस्ट होता है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो मशीनें अवेलेबल है आज के तारीख में उसका जब तक कैलिब्रेशन नहीं होता, कैलिब्रेशन का मतलब है कि उसको रेगुलर इंटरवल के बाद यदि उसकी सही रूप में पहचान सही है कि नहीं, ये जब तक नहीं होती, जिसको हम कैलिब्रेशन कहते हैं, वो होना बहुत जरूरी है, नितांत आवश्यक है। यदि कैलिब्रेशन सही है तो ये जांचें जो हैं ये सही मायनों में आपको अपने रिजल्ट्स दे सकती हैं, जिसको हम मान्य करते हैं, इवन डॉक्टर्स मान्य करते हैं। अच्छा जी, ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने घर पे ये टेस्ट की है इसलिए ये गलत है, और यदि बायोकेमिस्ट्री की जांच यदि लैब में ही हुई है वो सही है। हाँ, एक बात सही है, जो कि बड़े अस्पतालों के अंदर ये जो जांचें होती है उसमें बहुत बड़े मशीनों के ऊपर काम होता है, उनका कैलिब्रेशन बहुत अच्छा रहता है, उनकी रेगुलर सर्विस होती रहती है, इसलिए उनके जो टेस्ट होते हैं वो ज्यादा रिलायबल माने जाते हैं आज के तारीख में।
सर ये आपने जो व्यूज आपके रखे हैं, आई एम वेरी श्योर लोग इसे सुनेंगे और इस चीज को समझेंगे, क्योंकि बहुत से लोग शायद घर के होम टेस्ट पे ही आजकल डिपेंडेंट होते हैं। जी, उसका मुख्य कारण ये है कि कई बार ये देखा गया है कि ब्लड टेस्ट जो हैं या जो टेस्ट घर पे किए जाते हैं वो ठीक से जो सिस्टम अपनानी चाहिए, किस तरह ब्लड का सैंपल लेना है, या जब ब्लड प्रेशर जब नापते हैं तब किस तरह उसका कफ बांधा गया है, उसकी हाथ की पोजीशन क्या है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हैं जरूरी होती है उसका सही इंटरप्रिटेशन करने के लिए। वो यदि नहीं होती है तो उस केस के अंदर होता है कि वो टेस्ट सही मायनों में आपके रिजल्ट सही नहीं दे सकते। तो लोगों को सर इन चीजों का, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए टेस्ट करने से पहले। जी, अति आवश्यक है। सर मैं जानना चाहूंगी कि पैथोलॉजी और फॉरेंसिक पैथोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। पैथोलॉजी जो है ये एक अलग साइंस है और फोरेंसिक पैथोलॉजी अलग साइंस है, जिसको यूं कहें कि नॉन नेचुरल डेथ्स जो होती है उसका कारण ढूंढने के लिए जो पैथोलॉजी जो यूज होती है उसको फोरेंसिक पैथोलॉजी कहते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा कि किसी के गन शॉट वुंड से कोई जो है डेथ्स होती है या किसी की पॉइजनिंग से डेथ्स होती हैं, वो फाइंड आउट करने में जो पैथोलॉजी सहायक बनता है उसको हम फोरेंसिक पैथोलॉजी कहते हैं। तो नॉर्मल पैथोलॉजी से थोड़ी सी विधा अलग है, अलग स्पेशलिटी मानी जाती है वो, और ज्यादातर लीगल एस्पेक्ट से जो रिलेटेड पैथोलॉजी है उसको हम फोरेंसिक पैथोलॉजी कहते हैं, जिसमें शरीर के विभिन्न अवयवों का सही मूल्यांकन किया जाता है, उसकी जांच की जाती है और उसके आधार के ऊपर ये डेथ नॉन नेचुरल क्यों है, कैसी हुई है, उसके बारे में उसको इन्वेस्टिगेट करके बताया जाता है। ये सभी जांचें जो है हिस्टोपैथोलॉजी के रूप में ही होती है और उसी के द्वारा ही मालूम पड़ता है कि ये अलग तरह की विधा है और ये नॉर्मल पैथोलॉजी से थोड़ा सा विभिन्न साइंस है। सर आपकी बातों से ही पता चलता है कि कितनी बड़ी फील्ड है ये। क्या सर इसी को ये ऑटोप्सी बोलते हैं? हाँ, उसी को ऑटोप्सी कहते हैं, क्योंकि ऑटोप्सी होने के बाद ही कॉज ऑफ डेथ मालूम पड़ता है कि क्या ये जो डेथ्स हुई है ये उसके क्या कारण रहे हैं। आज जैसे टॉक्सिकोलॉजी जिसको हम साइंस, उसका जो नाम टॉक्सिकोलॉजी का है, या फिर पॉइजनिंग के केसेस होते हैं, या फिर जो इंजुरीज के जो केसेस होते हैं, सुसाइड केसेस भी सर इसी में ही ऐड होंगे? सुसाइड के केसेस भी इसी में ऐड होते हैं, क्योंकि सुसाइड केस में भी बहुत सारी चीजें ऐसी ही मालूम पड़ती है कि क्या उसने कोई ऐसी विषैला पदार्थ लिया है जिसकी वजह से मृत्यु हुई है, या किसी ने उसका यदि स्ट्रैंगुलेट किया हुआ है, किसी ने मर्डर किया हुआ है। ये सब चीजें जो है फोरेंसिक पैथोलॉजी में मालूम पड़ती है। सर आपकी बातों से ही पता चलता है कि कितनी वास्ट ये फील्ड है। जी सर आज के टाइम पे इतनी बढ़ती बीमारियों के साथ क्या इंडिया में एक अवेयरनेस लाने की जरूरत है टू गेट अ रूटीन हेल्थ चेकअप वंस इन अ व्हाइल? आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उसका कारण यह है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी मरीज को बहुत सारी तकलीफें होती है और वो तकलीफें होने के बाद जब डॉक्टर के पास जाता है तब डॉक्टर कहता है कि कुछ टेस्ट आप करवा लीजिए, और वो टेस्ट करवाने के बाद ही मालूम पड़ता है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को या मरीज को भयंकर बीमारी निकली है। अब होता क्या है, आज जैसे कहने का मतलब शक्कर की बीमारी जिसको प्राय हम भाषा में कहते हैं, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। अब डायबिटीज ऐसी बीमारी है कि कोई एक दिन में नहीं पैदा होती, कई दिनों से शरीर में रहती है और वो डिटेक्ट होने को कई बार समय लगता है। आज हर व्यक्ति ये अवेयर हो जाए कि पर्टिकुलर एज के बाद कुछ कुछ जो टेस्ट हमारे को नियमित रूप से कर लेना चाहिए, उसमें अलग अलग प्रकार की जो विभिन्न डिजीजेस है उसके बारे में हमें पता पड़ सकता है। जैसे साधारण तौर के ऊपर डायबिटीज का मैंने आपको जैसे एग्जांपल लिया है, थायराइड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है वो इसमें मालूम पड़ती है। कैंसर से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती है वो हमें मालूम पड़ती है। प्रायः भाषा में एक हम जब ये कहते हैं कि किसी को वीकनेस हुई है, अब वीकनेस के कारण भी जो है एनीमिया जिसको हम कहते हैं, एनीमियास के भी बहुत प्रकार होते हैं। साधारण तौर के ऊपर जिसमें लोह की कमी है वो भी एक एनीमिया है, जिसमें विटामिन B12 की कमी होती है उसको हम जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं वो हमारे को ब्लड टेस्ट के द्वारा ही मालूम पड़ती है। अच्छा। तो आइडियली ये होना चाहिए कि एक समय के पश्चात हमारे को रेगुलर रूप में ये जांचें करवानी चाहिए। 6 महीने में कई बार टेस्ट होते हैं, कोई 1 साल में आप टेस्ट करवा सकते हैं। ऐसे रेगुलर अवधि में अपने को टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। जैसे प्राय ये है
कि 60 साल के बाद ये देखा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर जिनको होते हैं, जो मेल्स में होते हैं, पुरुषों में पाए जाते हैं, उसमें एक टेस्ट होता है पीएसए जिसको हम बोलते हैं, स्पेसिफिक एंटीजन जिसको बोलते हैं, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। वो एक टेस्ट प्रायः लोग नहीं करवाते हैं। अब न करवाने की वजह से यह है कि कई बार प्रोस्टेट की ग्रंथि के जो कैंसर्स हैं वो बहुत ज्यादा दिखने लग गए हैं। यदि ये रेगुलर टेस्ट होते गए तो एक अवेयरनेस बढ़ जाएगी। ऐसे बहुत सारी ऐसी बीमारियों के जो टेस्ट है वो आज के तारीख में अवेलेबल है, उसको हमें करवाना चाहिए, जिसके वजह से अर्ली डिटेक्शन हो सकता है, जल्दी हमें मालूम पड़ेगा, तो उसका इलाज भी उतने ही कारगर रीति से किया जा सकता है। व्यूअर्स ध्यान दें कि सर ने बहुत अच्छी बात ये कही है, आपकी अर्ली डिटेक्शन के लिए, आपके सिम्टम्स पहले से ही पता चल जाएं उसके लिए आपको वंस इन अ वाइल एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप लेना कितना जरूरी है, ताकि आप खुद ही सेफ रहें। सर, जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं, तो सर बहुत बार देखा गया है कि जहां 2-3 टेस्ट से ही काम हो सकता है, वहां डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट लिखते हैं। क्यों होता है ऐसा? ये एक्चुअली देखा जाए तो थोड़ा सा मिसनॉमर है कि जरूरत 1 या 2 की है और डॉक्टर लिखते 7 या 8 टेस्ट हैं। प्रायः ऐसी बात नहीं है। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल कोट करता हूं। कई बार ये देखा गया है कि आज के तारीख में यदि हम देखते हैं तो एक फीवर, माना जिसको हम प्राय भाषा में, आम भाषा में बुखार कहते हैं। अब बुखार के कई प्रकार है। जैसे प्राय कॉमन भाषा में कहते हैं कि किसी को वायरल हो गया है, किसी को मलेरिया हो गया है, तो ये अलग अलग प्रकार, कोई हो सकता है कि टीबी में भी जो है वो बुखार आता है। तो बुखार के कई सारे कारण रहते हैं। टाइफाइड का भी बुखार है। तो ये जानने के लिए अलग अलग प्रकार की टेस्ट की जरूरत होती है। ये नहीं है कि एक सिर्फ टेस्ट करवाया और उसमें आपको टीबी का भी मालूम पड़ गया है, आपको मलेरिया भी मालूम पड़ गया है, आपको डेंगू का भी मालूम पड़ गया है, आपको चिकनगुनिया का भी मालूम पड़ गया है। सब में बुखार होता है, लेकिन हर एक के सिम्टम्स अलग है, हर एक का डायग्नोसिस अलग है, हर एक का टेस्ट अलग है। इसलिए जरूरी होता है कई बार जब डॉक्टर लिखते हैं तो मरीज के भले के लिए लिखते हैं कि ये टेस्ट जरूरी है, आप ये जरूर करवाइए। मरीज के जरूर है कि ऐसा उसको शंका उत्पन्न होती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो ज्यादा जरूरी है वो डॉक्टर जरूर लिखते हैं और मरीज को वो करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ये चीज आप अब समझ लें कि अगर डॉक्टर ने आपको ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट लिखे हैं तो वो किसी रीजन से लिखे हैं और वो आपको करवाना चाहिए, वो आप ही की वेलबींग के लिए है। सर, आपको इतने साल हो गए इस फील्ड में, तो सर ओवर द इयर्स, इन 35 इयर्स में क्या चेंजेस आपने ह्यूमन बॉडी में ऑब्जर्व करे हैं? क्यों तेजी से ये बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं? देखिए, आज चूंकि मेरा फील्ड जो है वो कैंसर डिटेक्शन का है। अच्छा। तो मैं जो 35 साल के अंदर जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि कई सारी ऐसी बीमारियां, कई सारे ऐसे कैंसर्स जो थे वो इतने कॉमन नहीं थे किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बच्चों में भी कैंसर का प्रमाण बहुत बढ़ गया है। कई ऐसी बीमारियां हैं जो पहले नहीं दिखाई देती थी, आज दिखाई देती है। जैसे आपने कोविड का जब अपन बात करते हैं तो उसमें ब्लैक फंगस नाम की जो बीमारी दिखाई दी थी, वो फंगस की वजह से होती है, वो पहले नहीं थी। आज 10 साल पहले हमने कोई इतने कॉमनली या रूटीनली हमने कोई म्यूकोरमाइकोसिस का डायग्नोसिस नहीं किया था। तो कहने का भाव यह है कि 35 साल के अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बीमारियां आई है। एक बात जरूर है कि जिस हिसाब से आज पोल्यूशन बढ़ रहा है, आज सेफ्टी हमारे भोजन में भी उतनी नहीं रही है, हवा में भी उतनी पौष्टिकता नहीं है, जो भोजन है उसमें पौष्टिकता नहीं है, तो इसका सीधा असर शरीर के ऊपर आ रहा है और विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वो आज के तारीख में हम देख रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एक नया चेंज मैं देख रहा हूं जो पहले इतना नहीं था। तो अलग अलग चीजें कैसे रिलेट करके ह्यूमन बॉडी को असर कर रही है? जी सर, जो लोग अल्कोहल और स्मोक करते हैं, जो ये कंज्यूम करते हैं, उनके जब आप टेस्ट करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप यंगस्टर्स को जो तेजी से इस ट्रेंड में जाते जा रहे हैं? आपने बहुत ही एक ज्वलंत ऐसा सवाल आपने उठाया है। और एक कहावत है कि कई बार ये कहते हैं कि किसी भी चीज को पहली बार में भी नहीं छूना चाहिए, और ये चीज लागू होती है स्मोकिंग के लिए और वैसे ही अल्कोहल के लिए। शराब का सेवन कतई न करें या टोबैको स्मोकिंग आप कभी भी न करें, क्योंकि एक बार ये सब लत पड़ने वाली बातें हैं।
उसमें जो इफेक्ट आता है, जो यूफोरिक चेंजेस होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, उसकी वजह से जो युवा है वो इस बुरी आदतों के प्रति जाता है, लेकिन उसके परिणाम इतने भयावह है वो नहीं जानता। आज कहने का भाव ये है कि जो अल्कोहल का सेवन करता है उसमें प्राय शायद आपको मालूम नहीं होगा, आज भारतवर्ष में रोजाना 400 डेथ्स ये सिर्फ अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से हो रही है। आज शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन स्मोकिंग की वजह से आज कितनी डेथ्स भारत में हो रही है। आपको मैं यदि बताऊं, इसमें कोई शायद हो सकता है कि ज्यादा ऐसा मैं आंकड़ा नहीं बताना चाहता, लेकिन 20 लाख मौतें जो हैं ये टोबैको कंजम्पशन से आज भारतवर्ष में हो रही है। तो आप सोचिए कि कितना भयावह इसका रूप होते जा रहा है। अब कईयों का ये मानना पड़ता है कि हम तो स्मोक करते नहीं है, लेकिन इसमें एक बात और जरूरी है जिसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। आज आपने देखा होगा कि सार्वजनिक स्थानों के ऊपर स्मोकिंग करना अपराध माना गया है। उसका साधा कारण यह है कि जो स्मोक करता है या सिगरेट बीड़ी जो पीता है उसको तो नुकसान होता ही है, लेकिन उसकी वजह से जो धुआं हवा में आता है उसका प्रभाव भी आजू बाजू के व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है और उनके ऊपर भी उसका बहुत खराब अवसर आ सकता है, जिसकी वजह से उनको भी इस तरह की भयावह बीमारियां हो सकती है। तो ये अल्कोहल कंजम्पशन और टोबैको स्मोकिंग या बीड़ी किसी भी फॉर्म में यदि टोबैको लेते हैं वो भयानक खतरनाक है, उससे अवॉइड किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल सर, मैंने तो ये क्वेश्चन आपसे सिर्फ यंगस्टर्स के लिए पूछा था कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, पर अब मुझे कहना चाहिए कि भारत में प्रेजेंट, भारत के पूरी दुनिया में जितने भी लोग अल्कोहल और स्मोकिंग कर रहे हैं, जो भी ये गंदी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, वो उनकी अपनी हेल्थ के लिए और उनके सराउंडिंग लोगों के लिए कितनी भयानक हो सकती है, लोगों को ये समझना चाहिए। सर, जो भी इस फील्ड में नए हैं या एक आम व्यक्ति जो पैथोलॉजी को सिर्फ इतना समझता है जहां हमारे छोटे बड़े टेस्ट होते हैं, इसके अलावा इस फील्ड के बारे में ऐसा क्या है जो आम व्यक्ति को, जनरल पब्लिक को नहीं पता है? जैसे आपने जब ये कहा कि पैथोलॉजी है, बैकबोन है, उस तरह ये है कि आज जितनी प्रगति पैथोलॉजी के फील्ड में हुई है, अलग अलग, आज आपने देखा होगा कि कई बार जो कैंसर का उदाहरण लेके मैं आपके सामने रखता हूं, आज कैंसर अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसमें ये देखा गया है कि उसके जो विशेषज्ञ डॉक्टर रहते हैं, जिनको हम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, वो कई सारी जांचें कैंसर से रिलेटेड करवाते हैं। उसका साधा कारण ये रहता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि ये कैंसर किस फलाने प्रकार का है, ताकि उस टारगेट थेरेपी से ही उसको, बीमारी को खत्म किया जाए। तो ये जो टेस्ट हैं, जिसको हम मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कहते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कहते हैं, ये अलग अलग प्रकार की विधाएं जो एडवांसमेंट हुई है पैथोलॉजी में, वो बहुत जानना जरूरी है। आप भले नहीं जाने, लेकिन इनकी विविधता होने के कारण बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, जो प्रायः पहले हम लोगों को नहीं मालूम थी। तो ये बात जरूर है कि बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुई है पैथोलॉजी के फील्ड में। सर, आप जो कैंसर रिलेटेड पैथोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, क्या इसी को हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं? हिस्टोपैथोलॉजी एक पैथोलॉजी की एक शाखा है जिसके अंदर कैंसर का डायग्नोसिस किया जाता है या निदान किया जाता है। अच्छा। क्योंकि आप जानते हैं कि कैंसर जब तक दूरबीन के अंदर नहीं देखता डॉक्टर, तब तक उसको घोषित नहीं करता। तो जो कोशिकाओं के बारे में जो जानता है, जो कैंसर की कोशिकाएं कैसी दिखती है और उससे रिलेटेड जो साइंस है, उसको ही हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कैंसर अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार के कैंसर का डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब ये मालूम पड़ता है कि ये फलाने प्रकार का कैंसर है, तो उस फलाने प्रकार के कैंसर के ऊपर ही अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट अवेलेबल होती है। इसलिए जानना जरूरी होता है कि कैंसर किस प्रकार का है। सर, आज के टाइम में जनरली हम देखते हैं कि ट्यूमर्स बहुत ज्यादा लोगों में डिटेक्ट हो रहे हैं, तो सर क्या हर ट्यूमर कैंसरस होता है या नहीं? क्या प्रोबेबिलिटी होती है इस चीज की? आपने बहुत अच्छा और सही सवाल पूछा है। जरूरी नहीं है कि ट्यूमर माना गठान, ट्यूमर आम भाषा में जब कहते हैं तो हिंदी भाषा में उसका रूपांतरण गठान के रूप में हम कहते हैं। गठान, हर गठान कैंसर नहीं होती। ओके। बहुत सारी गठाने जो है वो नॉन कैंसरस होती है। प्रायः कई सारी गठाने जो हैं, ऐसा नहीं है कि 100% गठाने जो हैं वो कैंसर की होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। विभिन्न प्रकार के अलग अलग कैंसर्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के नॉन कैंसरस ट्यूमर्स भी होते हैं, गठाने होती है, लेकिन उसका जब तक टेस्ट न किया जाए तब तक हमें मालूम नहीं पड़ता कि ये कैंसर है या कैंसर नहीं है। ओके। जी।
ठीक है सर, तो ये भी हमें पता चला कि हर ट्यूमर जो हम डिटेक्ट आजकल बहुत ज्यादा होते हैं वो कैंसरस नहीं होते हैं। सर, कोविड टाइम में एक ब्लैक फंगस का इशू हुआ था जी। प्लीज इसको इलैबोरेट करके आप बताएं क्या था। आप जानते हैं कि कोविड की महामारी जब हुई थी उसके अंदर कई सारे ऐसे मरीज थे जिनको एक अलग रूप में कोविड ने घेरा था, और वो था म्यूकरमाइकोसिस, जिसको पैथोलॉजी भाषा में म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं और आम भाषा में उसको ब्लैक फंगस के नाम से भी पुकारा गया है। उसमें ये देखा गया था कि जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोविड जब हुआ था, आपने सभी ने इसको एक्सपीरियंस किया था, किसी ना किसी को तो जरूर हुआ है। उस वक्त बुखार काफी तेज हुए थे, काफी तेज बुखार हुए थे, और उसके द्वारा जिस हिसाब से इम्यूनिटी कम हुई थी, और ऐसे भी कई सारे ऐसे मरीज थे जिनको डायबिटीज थी, उनमें भी जो है इम्यूनिटी कम हो गई थी, उनमें प्रायः उन पेशेंट्स में ज्यादा कोविड म्यूकरमाइकोसिस देखा गया था। ओके जी। तो आज आपसे बात करके हमने पैथोलॉजी को, इस फील्ड को बहुत ही क्लोज से देखा है और समझा है कितनी वास्ट ये एक फील्ड है। सर, यू ट्रूली आर एन अनसीन हीरो ऑफ मेडिसिन सर। जी, थैंक यू सो मच सर, हमें अपना कीमती टाइम देने के लिए, विद्यावीरम पे आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल विद्यावीरम के द्वारा मुझे जो जितने भी सवाल पूछे गए उसका मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। अनसीन हीरोज ऑफ मेडिसिन, ये वो फील्ड है जिसके बारे में ज्यादा नॉलेज आम लोगों को शायद नहीं है। आज इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सी चीजों के बारे में बात करी, इस फील्ड के बारे में जाना और समझा है। बढ़ती बीमारियों को किस तरह से टेस्ट किया जाता है, किस तरह से एक प्रोसेस है, इंडिया में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, इन सब चीजों से रिलेटेड आज का हमारा पॉडकास्ट है। पैथोलॉजी पे आज का पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू so much for watching till the end. Thank you.